today we discuss about the class of psychiatric nursing. First of all, we have to know about what is psychiatry, right? Psychiatry, it is a branch of medicines that deals with the diagnosis, treatment and prevention of mental illness. Psychiatry किससे रिलेट करती है? ब्रांच ऑफ मेडिसिन है। डील्स किसके साथ करती है? मेंटल इलनेस की डायग्नोसिस के लिए, उनकी ट्रीटमेंट के लिए, उनकी प्रिवेंशन के लिए, राइट। उसके बाद आता है साइकेट्रिक नर्सिंग। साइकेट्रिक नर्सिंग क्या है? इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड एरिया। साइकेट्रिक नर्सिंग क्या एक स्पेशलाइज्ड एरिया है ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस इन विच डील्स विद द प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ, जो प्रमोट करते हैं हमारी मेंटल हेल्थ को, प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस को प्रिवेंट करने के लिए, और उसके साथ साथ रिहेबिलिटेशन ऑफ मेंटली इल इंडिविजुअल। और जो हम भी पेशेंट हैं हमारे मेंटली इल हैं, जो एबनॉर्मल बिहेवियर के अंदर आते हैं, उनको रिहेबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करना। अंडरस्टूड है? सबसे फर्स्ट, साइकेट्री एक ब्रांच ऑफ मेडिसिन है जो डील करती है कहाँ पे? मेंटल इलनेस के जो भी पेशेंट्स हैं उनको डायग्नोस करने के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए, उनकी प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस के लिए। सेम चीज़ साइकेट्रिक नर्सिंग क्या है? जो भी सर्विसेज साइकेट्री के अंदर प्रोवाइड की जाती है उनको एक फ्लो के अंदर लेके चलना, किसने? मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, मेंटल इलनेस को प्रिवेंट करने के लिए, एंड रिहेबिलिटेटिव सर्विस प्रोवाइड करना किनको? मेंटली इल पेशेंट्स को। ठीक है। फिर उसके बाद हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि मेंटली हेल्थ क्या है और मेंटल इलनेस क्या है। ठीक है। मेंटल हेल्दी पर्सन कौन होता है? जो ईजिली अपने आसपास की चीज़ों के साथ कोऑर्डिनेट कर सके, सिचुएशन को अंडरस्टूड करके उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स कर सके, अपने को एग्जिस्टेंस कर सके, चीज़ों में एडजस्टमेंट कर सके। ठीक है। अपने सेल्फ में डिसीजन ले सके, जिसकी डेवलपमेंट कैपेसिटी, मैच्योरेशन कैपेसिटी क्लियर हो, उसके माइलस्टोन्स क्लियर हो, तो किसके अंदर आता है? हमारा मेंटल हेल्थ के अंदर। सेम चीज़ मेंटल इलनेस कहाँ आ जाएगी? जहाँ हम चीज़ों के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं, हम खुद के सेल्फ डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, एंड एनी अदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके बिहेवियर को लेके, उसके थॉट को लेके, उसके इमोशंस को लेके, वो किसके अंदर आ जाता है? हमारा मेंटल इलनेस के अंदर। तो सेम चीज़ मेंटल हेल्थ क्या है? एक बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड सराउंडिंग वर्ल्ड। जो भी पर्सन है, जो भी पेशेंट है, जो भी क्लाइंट है, हम हेल्दी हैं, ठीक है, तो हम हर एक चीज़ को अच्छे से सेट आउट करते हैं, उनको चेकआउट करते हैं और एक कंपेटेबिलिटी बना के चलते हैं। ठीक है। एक बैलेंस मेंटेन करना इंडिविजुअल के बीच में और जो उसके सराउंडिंग्स एरिया है जिसके साथ उसको कोएडजस्ट करके चलना है, वो चीज़ें, तो उस बैलेंस को मेंटेन करना। स्टेट ऑफ हार्मनी बिटवीन द अदर्स एंड वन सेल्फ, खुद के साथ एंड अदर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना, एंड को एग्जिस्टेंस बिटवीन रियलिटी ऑफ सेल्फ। इवन उसको, जैसे जो भी हेल्दी पर्सन नहीं है, जो मेंटल इल है, उसके तो बिहेवियर में, मूड में, थॉट्स में, हर एक जगह पे चेंजेस हैं, लेकिन जो मेंटली हेल्दी है तो उसको रियलिटी ऑफ द सेल्फ पता होती है कि फ़िलहाल उसकी लाइफ कहाँ पे चल रही है, उसको प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, उसकी ओरिएंटेशन क्लियर होती है, उसके थॉट्स क्लियर होते हैं, उसकी मेमोरी क्लियर होती है, अपने हर एक डिसीजन को लेके, अपनी जो भी उसके आसपास का सराउंडिंग वर्ल्ड है उनको लेके, उसकी कोऑपरेशन को लेके, उसकी कोएग्जिस्टेंस को लेके, वो हर एक पॉइंट के लिए एग्जैक्टली क्लियर होता है। ठीक है। मेंटल इलनेस क्या है? इट इज़ अ अल्टरेशन इन थिंकिंग। ठीक है। कहाँ से चेकआउट करते हैं? कैरेक्टराइज्ड बाय द अल्टरेशन इन थिंकिंग। उसकी थिंकिंग के अंदर कोई भी चेंजेस आ जाते हैं, उसके मूड स्विंग्स होते हैं, इमोशंस में प्रॉब्लम आ जाती है, बिहेवियर एसोसिएटेड विद द पर्सनल डिस्ट्रेस एंड इम्पेयर्ड फंक्शंस। इसको हम उसके डिस्ट्रेस से भी क्या है कंपेयर कर सकते हैं, एंड उसकी फंक्शनिंग क्या है वो इम्पेयर्ड हो जाती है। ठीक है। अब हमें क्या है, साइकेट्रिक नर्सिंग में हम डील करते हैं जो हमारे मेंटली इल पर्सन है उनको लेके, राइट। जो मेंटली इल हैं तो हमें सबसे पहले क्या है, हमें पता होना चाहिए मेंटल इल पर्सन के अंदर वो एबनॉर्मल बिहेवियर क्या होता है। ठीक है। एबनॉर्मल बिहेवियर की क्लासिफिकेशन हम यहाँ पढ़ेंगे, जिसके अंदर आता है डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस, कि हम कितना कॉन्शियसली चीज़ों को अंडरस्टूड कर पा रहे हैं। डिसऑर्डर ऑफ मोटर एक्टिविटी, हमारी मोटर एक्टिविटी रिलेट करती है हमारी हाइपर एक्टिवनेस से, हम काफ़ी अपैथी फील कर रहे हैं, अपैथी मीन्स काफ़ी क्वाइट हैं, शांत हैं। ठीक है, वो कंडीशन। फिर उसके बाद आती है हमारा डिसऑर्डर ऑफ थॉट। थॉट्स के अंदर क्या होगा कि ऑथेस्टिक थिंकिंग है, फ्लाइट्स ऑफ आइडियाज़ हैं। इन सब के बारे में हम अलग अलग डिटेल में पढ़ेंगे। सिर्फ मैं आपको एक डिसऑर्डर बता रही हूँ एबनॉर्मल बिहेवियर के अंदर कि कॉन्शियसनेस का डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर ऑफ मोटर एक्टिविटी जिसके अंदर आ जाती है हमारी साइकोमोटर रिटार्डेशन। इसके अंदर क्या है,
एक्टिविटीज़ जैसे कि डिक्रीज़ हो जाती हैं, हम बहुत कम एक्टिविटी करते हैं। हाइपर एक्टिव में पेशेंट बहुत ज़्यादा हाइपर रहता है, वो एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ें वो करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, डिसऑर्डर ऑफ थॉट्स के अंदर या तो उसके दिमाग में विचार ही नहीं आते हैं, एकदम से ब्लॉकिंग हो जाती है, वो चीज़ें नहीं बोल पा रहा होता है, उसको वर्ड्स नहीं मिलते हैं अपने सेंटेंसेस को क्लियर करने के लिए। डिसऑर्डर ऑफ अफेक्ट के अंदर कि कोई भी उसका लाइफ का स्ट्रेस ऐसा रहा है जिसकी वजह से उसका एक अफेक्ट आया है चीज़ों का, जैसे ग्रीफ है, एंजाइटी है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, यूपोरिया है, ठीक है। डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन किससे रिलेट करता है? हमारी सोचने शक्ति से ही, कि हम एक कल्पना की दुनिया के अंदर चलते रहते हैं, हम चीज़ों को परसेप्ट करते हैं। परसेप्शन जैसे कि हम पहले से ही चीज़ों का अनुमान लगाते हैं, वो अनुमान कैसा होता है, कितने टाइप्स का, वो चीज़ें मेंटल इलनेस के अंदर। डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी के अंदर की चीज़ें क्या आ जाती हैं, या तो हमें चीज़ें याद नहीं रहती, अगर हम चीज़ों को याद करते हैं तो भी फिर भी भूल जाते हैं और हम उनको रिकॉल नहीं कर पाते हैं। अदरवाइज़ क्या है, मेमोरी हमारी कंप्लीटली अब्सेंट हो जाती है, राइट। फिर उसके बाद आता है डिसऑर्डर ऑफ ओरिएंटेशन हमारे रिलेट करते हैं कि हमें प्रेजेंटली सिचुएशन में पता होना चाहिए कि हम कहाँ पे हैं, कहाँ पे हम प्रेजेंट हैं, कहाँ हम हैं, कहाँ पे हम नहीं हैं, टाइम क्या है, प्लेस क्या है, हम किससे बातें कर रहे हैं, किससे नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें। क्लियर हो गया? इतना अंडरस्टूड है? उसके बाद जो हम चीज़ें पढ़ेंगे, अब जैसे सबसे फर्स्ट क्लियरली लेके चलते हैं हम डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस से। कॉन्शियसनेस में सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा स्टूपर के अंदर क्या होता है कि पेशेंट काफ़ी म्यूटलेस एंड मोशनलेस हो जाता है और पेशेंट की जो एक्टिविटी है वो बहुत ही लो लेवल तक रिड्यूस हो जाती हैं, ठीक है। स्टूपर के अंदर क्या है, कोई भी पर्सन क्या है वो म्यूट एंड मोशनलेस हो जाता है, राइट। म्यूट एंड मोशनलेस, और जो इसकी एक्टिविटी है वो क्या है, रिड्यूस्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर सबसे फर्स्ट हमारा क्या है, स्टूपर के अंदर क्या है, हमारी जो डिजीज कंडीशन है कॉन्शियसनेस, स्टूपर के अंदर पेशेंट क्या काफ़ी म्यूट हो जाता है, चुप हो जाता है, शांत हो जाता है एंड मोशनलेस हो जाता है, और पेशेंट की जो एक्टिविटीज़ है वो बहुत ही लो लेवल तक रिड्यूस हो जाती है, बहुत कम एक्टिविटीज़ क्या है पेशेंट करता है, वो हमारा क्या कहलाता है, स्टूपर। फिर आता है क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियस का मतलब क्या है, होश में रहना, क्लाउडिंग आ जाना वहाँ पे, मतलब कि जो हमारी माइंडेडनेस है वो क्लियर नहीं है, एक क्लियर चीज़ें हमारे दिमाग में नहीं घूम रही होती, एक तरीके का कन्फ्यूज़न रहता है, ठीक है। तो क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर क्या आता है, अब्सेंस ऑफ क्लियर माइंडनेस। चीज़ें क्या हैं, अब्सेंट हो जाती हैं, कौन सी, क्लियर माइंडेडनेस की, राइट, ठीक है। चीज़ें उसको क्लियर नहीं होती एंड देयर इज़ अ डिस्टर्ब कैपेसिटी ऑफ थिंक। अगर उसकी माइंडेडनेस, उसके थॉट्स और उसकी चीज़ें क्लियर नहीं है तो ऑब्वियसली वो चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पाएगा, प्रिसीव नहीं कर पाएगा तो वो उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा एंड उसको चीज़ें फिर रिमेंबर भी नहीं रहेंगी, ठीक है। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हमारा आता है कन्फ्यूज़न हमारा किससे रिलेटेड है, डिस्टर्बेंस ऑफ प्लेस, ऑर्डर, टाइम, इट्स रिलेटेड टू ओरिएंटेशन ऑल्सो, ठीक है। कन्फ्यूज़न ओरिएंटेशन से रिलेट करता है क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न रहता है कि आपको कौन सी चीज़ें चूज़ करनी है, आपको कहाँ जाना है, आपका टाइम कितना हुआ है, कौन सी जगह पे है, वो चीज़ें वो किससे रिलेट करती हैं, हमारी कन्फ्यूज़न से। फिर उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट डेलीरियम क्या है, जो जितने भी ये स्टेप्स हैं ये तीनों ही इंक्लूड हो जाते हैं किसमें, हमारे डेलीरियम के अंदर, ठीक है। डेलीरियम हमारे क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, हमारा कन्फ्यूज़न इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है, जिसकी वजह से हमें इल्यूजन एंड हेलुसिनेशन की प्रॉब्लम भी किसके अंदर होती है, हमारे डेलीरियम के अंदर। क्लियर है। डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस,
जिसके अंदर स्टूपर के अंदर क्या है, कोई भी पेशेंट है जो भी मेंटली इल है वो काफ़ी म्यूट हो जाता है, मोशनलेस फील करता है और जो उसकी एक्टिविटीज़ है वो काफ़ी लो लेवल तक रिड्यूस्ड हो जाते हैं। उसके बाद क्या है, क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर चीज़ें क्या है कि उसका जो माइंडेड सेट है, जो उसका माइंडनेस है वो क्लियर नहीं होता, वो चीज़ें अब्सेंट होती हैं। ठीक है, एक तरीके से कन्फ्यूज़न की प्रॉब्लम उसके अंदर बनी रहती है। अगर कन्फ्यूज़न उसके अंदर है तो क्लियरली ना तो रिसीव कर पाता है, चीज़ों को समझ पाता है, ना ही चीज़ों को क्लियरली रिस्पॉन्स कर पाता है और ना ही रिमेंबर कर पाता है। फिर उसके बाद आता है हमारा कन्फ्यूज़न, डिस्टर्बेंस ऑफ ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन के डिस्टर्बेंसेस के अंदर आ जाती है। ओरिएंटेशन जैसा कि यहाँ लिखा हुआ किससे रिलेटेड, टाइम, प्लेस, ऑब्जेक्ट, पर्सन, इनसे रिलेटेड। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारा क्या है, डेलीरियम, जिसके अंदर क्या है सच एज क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, इल्यूजन होता है, हेलुसिनेशन की प्रॉब्लम होती है, कन्फ्यूजन एंड रेस्टलेसनेस। ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये सब कंप्लीट करके डेलीरियम को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, समझ आ गया, क्लियर है। देन नेक्स्ट है हमारा मोटर एक्टिविटी। मोटर एक्टिविटी क्या है, जो भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं, मूव करना, चलना, किसी भी टास्क को कंप्लीट करना, वो सब किसका डिसीजन होता है, हमारे माइंडसेट का, जो किससे रिलेट करता है, हमारी मोटर एक्टिविटी से, कि हम फिजिकली कैसे चीज़ों को रिएक्ट कर रहे हैं या हमारा माइंडसेट कैसे चीज़ों को डील कर रहा है। वो चीज़ें किसके अंदर आती हैं, हमारी मोटर एक्टिविटी के अंदर। सबसे फर्स्ट है हमारा साइकोमोटर रिटार्डेशन। ठीक है, साइकोमोटर रिटार्डेशन किससे रिलेट करता है कि अगर कोई भी पर्सन है, ठीक है, जिसको हम कोई भी टास्क दे रहे हैं, वो फर्स्ट या तो उस टास्क को शुरू नहीं करता, अगर वो उस टास्क को शुरू करता है तो बहुत लेट शुरू करता है, बहुत लेट शुरू करने के बाद उस टास्क को वो उतना फास्टली नहीं कर पाता या उतना इजीली नहीं कर पाता जितना एक नॉर्मल पर्सन कर पाता है। देन वो, इसका मतलब क्या है, वो अपने टास्क को बहुत धीरे से कंप्लीट करता है, बहुत लंबा टाइम लेता है उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो हमारा क्या कहलाते हैं, साइकोमोटर रिटार्डेशन। मेन इसके अंदर क्या होते हैं, हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो डिक्रीज हो जाती हैं। ठीक है, तो हमारी जो डिक्रीज एक्टिविटी किससे रिलेटेड है, हमारी साइकोमोटर रिटार्डेशन से। इसमें क्या है, पेशेंट सबसे फर्स्ट टू लॉन्ग टाइम टू स्टार्ट देयर एक्टिविटी, सबसे ज़्यादा टाइम लेता है अपनी एक्टिविटी को स्टार्ट करने में, एंड मस्ट टेक टू लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट दैट, और उसको पूरा करने के लिए भी एक काफ़ी लंबा टाइम पीरियड वो लेता है। फिर आता है हमारा हाइपर एक्टिविटी। हाइपर से सबको पता है चीज़ों का इंक्रीज हो जाना, चीज़ों का बढ़ जाना। देन हाइपर एक्टिविटी किससे रिलेट करती है हमारी, हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कोई भी पर्सन है, हमने उसको कोई काम दे दिया, वो उसको क्या सोचता है कि मैं फटाफट सबसे पहले मैं ही उस चीज़ को कंप्लीट कर दूँ। ही ट्राइज इट टू फास्ट। ठीक है, वो उस चीज़ को करने के लिए बहुत जल्दी करता है, साथ ही ये भी सोचता है कि मैं इस काम के साथ साथ मैं दूसरा भी कर लूँ, मैं तीसरा भी कर लूँ। तो वो किसके अंदर आ जाती है, हमारी हाइपर एक्टिविटी के अंदर। ठीक है, जिसमें पेशेंट क्या है, सोचता है, सबसे फर्स्ट अपनी एक्टिविटी को बहुत फास्ट करता है, एंड टू डू अ लोड ऑफ एक्टिविटीज़ एट ए टाइम, और एक ही टाइम पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने की कोशिश करता है। वो किसके अंदर आता है, हमारा हाइपर एक्टिविटी के अंदर। नेक्स्ट है हमारा कैटालेप्सी। कैटालेप्सी हमारा किससे रिलेटेड है, इट्स ऑल्सो रिलेटेड है स्टीरियोटाइप पोजिशन। स्टीरियोटाइप पोजिशन, ठीक है, पोजिशन, स्टीरियोटाइप पोजिशन का मतलब क्या है, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी इज रिलेटेड टू कि कोई पर्सन है कैटालेप्सी के अंदर, वो बहुत लंबे टाइम तक बिना कोई मूवमेंट करे एक सेम ही सिचुएशन में बैठा रहता है। सेम तरीके से या वो खड़ा है तो उस तरीके से, बैठा है तो मतलब वो बिना कोई मूवमेंट किए काफ़ी लंबे टाइम तक सेम स्टे के अंदर बना रहता है, सेम पोजीशन को मेंटेन रखता है। वो हमारा क्या कहलाता है, कैटालेप्सी। कैटालेप्सी, वैक्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टीरियोटाइप पोजीशन। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है मैनरिज्म। मैनरिज्म क्या है हमारा, एम रिलेटेड टू, आप ऐसे याद करेंगे, स्टीरियोटाइप मूवमेंट। ठीक है, स्टीरियोटाइप मूवमेंट क्या है कि अननेसेसरी पेशेंट क्या है, उस एक्टिविटी को करने का, उस मूवमेंट को करने का कोई मोटिव नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो उस मूवमेंट को बार बार रिस्पॉन्ड के साथ साथ या विदाउट रिस्पॉन्ड उस एक्टिविटी को करता रहता है, वो मूवमेंट वो करता रहता है। जैसे कि मैं कर रही हूँ, बार बार नोज़ को टच करना,
कोई पर्पस नहीं है ना, तो वो किसके अंदर आ गया हमारा, मैनरिज्म के अंदर, स्टीरियोटाइप मूवमेंट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी वर्बिग्रेशन, वी वर्बली आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा, स्टीरियोटाइप स्पीच। ठीक है, वी गो फॉर द स्पीच। स्टीरियोटाइप स्पीच के अंदर चीज़ें क्या होती हैं कि कोई भी पर्सन है, पेशेंट कुछ वर्ड्स को, कुछ सेंटेंसेस को ऑटोमेटिकली रिपीट करता रहता है, वो किसके अंदर आता है हमारा, वर्बिग्रेशन के अंदर। ठीक है, वर्बिग्रेशन क्या है हमारा, स्टीरियोटाइप स्पीच। देन नेक्स्ट हमारा क्या है, कंपल्शन। कंपल्शन के अंदर क्या है कि कोई भी पेशेंट है, ठीक है, किसी भी एक्टिविटी को विदाउट किसी रीज़न करता रहता है, ना तो वो उसके लिए यूज़फुल है, ना ही वो अदर पर्सन्स के लिए यूज़फुल है। वो किसका फॉर्म है, हमारे ऑब्सेशन का एंड हमारे कंपल्शन का। कंपल्शन के अंदर जैसे कि पेशेंट क्या है, बार बार उठ के वॉशरूम तक जाना, फिर आके बैठ जाना, या बार बार बिना किसी रीज़न के अपने हैंड्स को वॉश करना, बार बार अपने फेस को वॉश करना। ठीक है, वो चीज़ें वो किससे रिलेट करती है, हमारे कंपल्शन से, कि कोई भी एक्टिविटी है जो कि ना तो पेशेंट के लिए खुद के लिए यूज़फुल है और ना ही हमारे किसी अदर पर्सन के लिए यूज़फुल है, लेकिन फिर भी वो उसको अनरीजनेबली रिपीट करता रहता है, वो कंडीशन हमारी क्या कहलाती है, कंपल्शन। जैसे वॉशिंग हैंड्स। देन नेक्स्ट आता है हमारा इकोलैलिया। इकोलैलिया का मतलब क्या है कि पर्सन क्या है, चीज़ों को रिपीट करता रहता है। लाइक जैसे मैंने आपसे क्वेश्चनिंग की या डॉक्टर ने क्वेश्चनिंग की, व्हाट इज़ योर नेम, देन पेशेंट ऑल्सो रिपीट्स व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, वो उसको करेक्टली आंसर नहीं करता। जो मैं आपसे पूछ रही हूँ, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ इकोलैलिया है, आप भी बोल रहे हो इकोलैलिया है, तो वो किसका पार्ट हो गया, हमारे डिसऑर्डर ऑफ मोटर एक्टिविटी का। एग्जाम्पल किसका है ये, इकोलैलिया का। मैंने आपसे पूछा व्हाट इज़ योर फादर नेम, देन पेशेंट ऑल्सो रिपीट्स व्हाट इज़ योर फादर नेम, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इकोलैलिया, राइट। उसके बाद आता है हमारा इकोप्रेक्सिया। इकोप्रेक्सिया के अंदर चीज़ें क्या हैं, द पेशेंट इनिशिएट द एक्टिविटी डन बाय एनी अदर पर्सन। पेशेंट क्या है, वही सेम एक्टिविटीज़ करता है जो कि आप पेशेंट दूसरे पर्सन को करते हुए देखता है। इकोलैलिया के अंदर जैसे सेंटेंस को, वर्ड्स को रिपीट कर रहा था, वैसे ही जो एक्टिविटीज़, मान लो मैं कुछ रिटन डाउन कर रही हूँ पेन के साथ, मैं कोई भी मूवमेंट कर रही हूँ, या मैं अपनी टेबल के ऊपर ऐसे टक टक की आवाज़ कर रही हूँ, ठीक है, तो पेशेंट भी क्या है, वो सेम मूवमेंट्स करने लगता है। वो कंडीशन हमारी क्या कहलाती है, इकोप्रेक्सिया। क्लियर है। फिर इसी के अंदर एक एग्जांपल और ले सकते हैं मोटर एक्टिविटी में हम, सुसाइड का। सुसाइड क्या है, एक्ट ऑफ किलिंग हिमसेल्फ, खुद को मारने की कोशिश करना, वो भी हमारा क्या है, मोटर एक्टिविटी का एक डिसऑर्डर है। इतना क्लियर हो गया। फिर उसके बाद आता है हमारा डिसऑर्डर ऑफ थॉट्स। थॉट्स के डिसऑर्डर, थॉट्स किससे रिलेट करते हैं, हमारी थिंकिंग से, हमारे विचारों से। ठीक है, ऑटिस्टिक थिंकिंग क्या है, एक नेगेटिव थिंकिंग आना। पेशेंट क्या है, खुद का विड्रॉल कर देता है। विड्रॉल किस लिए करता है कि उसका खुद से सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, उसकी सेल्फ एस्टीम लूज हो जाती है। वो किसके अंदर आता है, हमारा ऑटिस्टिक थिंकिंग के अंदर। फिर जैसे नेक्स्ट आ गया हमारा फ्लाइट ऑफ आइडियाज़। क्लाइंट क्या है, चीज़ों को रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, लेकिन उसकी थिंकिंग प्रोसेस क्या हो, बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। उसके दिमाग के अंदर क्या है, आइडियाज़ बार बार कंटिन्यूटी में आते रहते हैं, फ्लाइट्स ऑफ आइडियाज़ होते रहते हैं। सर्कमस्टेंशियलिटी, सर्कमस्टेंशियलिटी से मतलब क्या है हमारा, कि जो क्लाइंट है, जो पर्सन है, वो चीज़ों को रिस्पॉन्ड करता है। मैंने आपसे कोई क्वेश्चनिंग की, कोई सिचुएशन ली, आपकी मेंटल इलनेस को देखते हुए, ठीक है, आपने उस चीज़ को आंसर देना स्टार्ट किया, आपने आंसर देना करेक्टली स्टार्ट किया है, लेकिन उसके साथ साथ आप बहुत सारी अननेसेसरी डिटेल मुझे ब्रीफ कर रहे हो, मुझे बता रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो, जिसका उस मटेरियल से, उस क्वेश्चनिंग से कोई भी क्या है, आंसरिंग से रिलेट नहीं करती हैं चीज़ें। देन उसके बाद बहुत सारी एक्सप्लेनेशन एंड बहुत सारी डिस्क्रिप्शन के बाद आप एक आंसर तक पहुंचते हो। वो चीज़ हमारी क्या कहलाती है, सर्कमस्टेंशियलिटी। ठीक है। फिर आता है हमारा टेंजेंशियलिटी। टेंजेंसी के अंदर क्या है कि पर्सन क्या है, अपने आंसर को रिस्पॉन्ड देना स्टार्ट करता है। वो किसी भी क्वेश्चनिंग को आंसर देना शुरू करता है, लेकिन वो उसके लास्ट एंड पॉइंट तक नहीं पहुंच पाता आफ्टर बहुत सारी एक्सप्लेनेशन। सो मैनी अनवांटेड
एंड अनरीजनेबल एक्सप्लेनेशन के बाद भी क्लाइंट क्या है प्रॉपर उसके एंड पॉइंट तक नहीं पहुंच पाता, वो क्या कहलाती है हमारी टेंजेंशियलिटी। ठीक है, फिर उसके बाद आती है हमारी प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन के अंदर क्या होता है कि क्लाइंट के माइंडसेट के अंदर कुछ ना कुछ आइडियाज़ एंड कुछ सेंटेंसेस ऑलरेडी सेट हैं। अगर आप उससे कोई भी क्वेश्चनिंग करते हो तो सिंपली वही 5 से 6 सेंटेंसेस के बीच में आपको आंसरिंग देता है। वो चीज़ हमारी चीज़ क्या कहलाती है प्रिजर्वेशन। कि जैसे रिजर्वेशन है तो उसके माइंडसेट में क्या ऑलरेडी थिंकिंग के अंदर कुछ आइडियाज़ एंड कुछ सेंटेंसेस प्री सेट है, वो किससे रिलेट करता है हमारा प्रिजर्वेशन। कि मैंने आपसे कोई भी क्वेश्चनिंग पूछा लेकिन आपको आंसर वही सेम वर्ड एंड वही सेम सेंटेंस को रिपीट करके देना है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा थॉट ब्लॉकिंग। थॉट ब्लॉकिंग के अंदर क्या है कि क्लाइंट ने एकदम आंसर देना स्टार्ट किया है, उसने बोलना स्टार्ट किया है, चीज़ें एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया है, लेकिन सडन क्या है एक ब्रेक आ जाना। मीन्स उसके पास वर्ड सेंटेंसेस नहीं होते अपनी वर्डिंग्स को चीज़ों को रिस्पॉन्ड करने के लिए, तो वो हमारा क्या है थॉट ब्लॉकिंग। ठीक है, फिर आता है हमारा इनकोरेंस। इनकोरेंस के अंदर क्या है कि कोई भी एक डिस्कनेक्ट थिंकिंग होना। डिस्कनेक्ट थिंकिंग क्या है कि हम किसी एक सिचुएशन को दूसरी सिचुएशन के साथ विदाउट एनी रीज़न क्या है मिक्सअप कर देते हैं, वो किससे रिलेट करता है हमारा इनकोरेंस से। ठीक है, फिर आता है हमारा डिल्यूजन। डिल्यूजन के अंदर क्या है कि क्लाइंट को कुछ फॉल्स बिलीव्स होते हैं, कुछ फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ होते हैं जिसके अंदर ही वो अपनी एक दुनिया के अंदर रहते हैं। वो चीज़ें क्या किससे रिलेट करती है डिल्यूजन। डिल्यूजन के अंदर हमारे पास मेन 4 टॉपिक्स आते हैं, जैसे ग्रैंडिन्योर का। ठीक है, डिल्यूजन के अंदर हमारे पास मेनली 4 थिंग्स आती हैं। ग्रैंडिन्योर। ग्रैंडिन्योर के अंदर क्या है कि क्लाइंट अपने आप को बहुत ज़्यादा महान समझता है। ठीक है, वो अपने से ज़्यादा महान किसी को नहीं मानता और उसे ऐसा लगता है कि वो हर एक चीज़ कर सकता है। राइट, फिर उसके बाद क्या आता है हमारा डिल्यूजन ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन के अंदर क्या होता है कि उसको जो उसके आसपास का वर्ल्ड है, जो उसके रिलेटिव्स हैं, उसके फ्रेंड्स हैं, उसके फैमिलीज़ हैं, उसको हर टाइमिंग्स पे सिर्फ नॉलेज के अंदर ये रहता है कि चीज़ें वो जितने भी पर्सन हैं वो सब उसको मारना चाहते हैं, वो सब उसके साथ गलत करना चाहते हैं। ये सेम कंडीशन किसके अंदर भी होती है हमारी पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर भी। ठीक है, वो डिलीरियम का ही पार्ट है। देन डिल्यूजन ऑफ गिल्ट क्या है? डिल्यूजन ऑफ गिल्ट कि उसको एक गिल्ट होता है कि उसने बहुत सारी चीज़ें गलत कर दी हैं उस चीज़ को लेके, जो कि डिप्रेशन के अंदर भी फील करता है। ठीक है, फिर इसी के अंदर एक हमारा आ जाता ऑब्सेशन, थॉट्स के अंदर ही, जिसको हम OCD भी बोलते हैं, ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर। कंपल्शन हमने यहाँ पढ़ा। ठीक है, ऑब्सेशन क्या है कि हमारे माइंडसेट के अंदर कोई ना कोई थिंकिंग आती है, हम उसको रोकना चाहते हैं, हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते, लेकिन हम हमारी थॉट प्रोसेसिंग को रोक नहीं पा रहे हैं। ठीक है, वो चीज़ क्या कहलाती है? ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर OCD के अंदर। ठीक है, फिर सेम थॉट्स के अंदर ही आता है एक हमारा फोबिया। ठीक है, फोबिया के अंदर चीज़ें क्या होती हैं कि पेशेंट को एक इरेशनल फियर होता है कुछ सब्जेक्ट से, कुछ प्लेसेस से, कुछ एरियाज से। ठीक है, वो किससे रिलेट करती है? एक विदाउट एनी रीज़न उसको एक तरीके का डर उसके मन में होता है, वो चीज़ क्या कहलाती है? हमारा फोबिया। जैसे कि एक्रोफोबिया है, ठीक है, कि उसको खुली जगहों से डर लगता है। हाइड्रोफोबिया है, उसको पानी देख के डर लगता है। ठीक है, जूफोबिया है, एनिमल से डर लगता है। जीनोफोबिया है, जिसमें उसको स्ट्रेंज सिचुएशन, स्ट्रेंज प्लेसेस को देख के डर लगता है। ठीक है, और देन एग्रोफोबिया है, ओपन स्पेसेस हैं, हाइट हैं, उनसे डर लगता है। ठीक है, एग्रो, एक्रो, जीनो, हाइड्रोफोबिया, जूफोबिया, देयर आर सो मेनी टाइप्स होते हैं। राइट, तक क्लियर हो गया? देन नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे डिसऑर्डर ऑफ अफेक्ट। डिसऑर्डर ऑफ अफेक्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं?
दोस्तों हमारे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें।